चलो करें शुरू बेटा। आज देखो, आपका ये जो चैप्टर है टाइम सीरीज, इसका मतलब क्या है? टाइम सीरीज का मतलब है कि हमें पिछले कई सालों के या पिछले कई महीनों के डेटा को रिकॉर्ड करके रखना है अपने पास। ठीक है? और उस डेटा को रिकॉर्ड करके रखना है अपने पास सो दैट कि हम उसका यूज कर सकें आने वाले समय में अपने बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। बिजनेस के अंदर अगर कोई गलतियां हुई है, अगर हमने 2010 में सेल की है 10 लाख और 2011 में सेल हुई है 12 लाख और फिर 2013 में सेल हो गई 9 लाख, तो जब हमारे पास ये डेटा होगा तो हम उस डेटा के हिसाब से डेटा पर बेस बना के हम ये चेक कर पाएंगे कि क्या वजह रही है कि हमारी सेल इस साल कम क्यों रही है। तो बिजनेस प्लानिंग के लिए जो टाइम सीरीज होता है इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो अब इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या सीखना है, टाइम सीरीज के अंदर हमें क्या क्या सीखना है। हमें सीखना है टाइम सीरीज डेटा। ये क्या होता है टाइम सीरीज डेटा? क्रॉस सेक्शनल डेटा और पूल्ड सीरीज डेटा। तो तीन प्रकार के डेटा होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिवेरिएट डेटा मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल का डेटा इकट्ठा किया जाए। मल्टीवेरिएट डेटा, इसका एग्जांपल है कि हमने 30 स्टूडेंट्स के मार्क्स को रिकॉर्ड किया, तो इसके अंदर सिर्फ एक ही डेटा कलेक्ट किया। और अगर यहां पर आएगा कि हमने 30 स्टूडेंट्स के मार्क, हाइट और वेट को कलेक्ट किया, तो इसको बोला जाता है मल्टीवेरिएट डेटा। ठीक है? उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं, सेकुलर ट्रेंड, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिक और इरेगुलर। इसके बारे में मैं अभी आगे बताता हूं। और फिर इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? चार मेथड होते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ दो ही मेथड, हमने दो मेथड सीखने हैं। पहला मेथड है मूविंग एवरेजेस, दूसरा है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। इन दो मेथड को सीखने के बाद हमारा चैप्टर खत्म। बस इतना सही हम लोगों को टाइम सीरीज के अंदर करना है। थोड़ा पढ़ते हैं इसके लिए क्या लिखा होगा यहाँ पे। देखो, कहते हैं कि टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंशियली रिकॉर्डेड न्यूमेरिकल डेटा। सीक्वेंशियली मतलब ईयर वाइज, पहले 2010 का, फिर 2011 का, 2012 का, 2013 का, पहले जनवरी का, फिर फेब का, फिर मार्च का, फिर अप्रैल का, यानी कि सीक्वेंस वाइज अगर न्यूमेरिकली डेटा को रिकॉर्ड किया जाए तो इज कॉल्ड टाइम सीरीज। ठीक है? फिर है दिस इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ मैनेजिंग एनी बिजनेस और इकोनॉमिक मॉडल, और फ्यूचर की प्लानिंग के लिए ये हमें बहुत हेल्पफुल रहता है। टाइम सीरीज हेल्प टू सी हाउ अ बिजनेस और इकोनॉमिक वेरिएबल चेंजेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। छोटी छोटी बातें और आगे बढ़े। अब इसके अंदर ना तीन प्रकार के डेटा होते हैं। ठीक है? और तीन प्रकार के हमारे डेटा कौन से होते हैं? एक होता है टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा का मतलब व्हेन डेटा ऑफ द वेरिएबल इज कलेक्टेड एट डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल। यानी कि ईयर वाइज हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको बोलेंगे टाइम सीरीज डेटा। क्रॉस सेक्शनल डेटा हो गया व्हेन डेटा फॉर वन और मोर वेरिएबल इज कलेक्टेड, जब एक या ज्यादा वेरिएबल का डेटा को कलेक्ट किया जाए। और पूल्ड हो गया जब ईयर वाइज डेटा को कलेक्ट किया जाए एक से ज्यादा डेटा के लिए, यानी कि व्हेन डेटा इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज डेटा एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा इज कलेक्टेड। तीनों चीजें समझ में आ गई क्या? अगर ईयर वाइज डेटा को कलेक्ट करो दैट इज टाइम सीरीज, एक से ज्यादा को डेटा को कलेक्ट करो इज क्रॉस सेक्शनल, और ईयर वाइज अगर एक से ज्यादा डेटा को कलेक्ट करो इज कॉल्ड पूल्ड डेटा। ठीक है? फिर है कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में एक है सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट। सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट में क्या होता है? आपने बस ईयर वाइज अपना डेटा कलेक्ट कर लिया कि 2010 के अंदर आपकी कंपनी की सेल 5 करोड़ है, 2011 के अंदर आपकी कंपनी की सेल 6 करोड़ है, 2012 के अंदर आपकी कंपनी की सेल 7 करोड़ है। ईयर वाइज जब आप डेटा कलेक्ट करते हो स्मूथली तो उसको कहा जाता है सेकुलर ट्रेंड कंपोनेंट। सीजनल कंपोनेंट होता है सीजन के हिसाब से जब डेटा कलेक्ट किया जाता है। जैसे सीजन में गर्मियों में एसी की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में एसी की डिमांड कम हो जाती है।
समझ रही है? रेनी सीजन में अम्ब्रेला की डिमांड बढ़ जाती है और नॉर्मल सीजन में अम्ब्रेला की कोई डिमांड नहीं रहती। तो जब वो वाला डेटा कलेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट, और ये एक ही ईयर के अंदर वो वाले पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि एक ही साल के अंदर सीजन बदल जाते हैं। तो इसको आप कह सकते हो मंथ वाइज, व्हेन अ टाइम सीरीज कैप्चर्स द पीरियोडिक वेरिएबिलिटी इन द डेटा। पीरियोडिक वेरिएबिलिटी का मतलब समय के अनुसार, सीजनल समय के अनुसार जब डेटा हमारा बदल जाता है तो उसको हम बोलते हैं सीजनल कंपोनेंट। सेकुलर कंपोनेंट क्या हुआ? ईयर वाइज कलेक्ट किया गया। पीरियोडिक सीजनल कंपोनेंट क्या हो गया? सीजन वाइज कलेक्ट किया हुआ, गर्मियों, सर्दियां, बारिश। क्लियर? तीसरा साइक्लिक कंपोनेंट का मतलब क्या हुआ कि जब ऑस्किलेटरी मूवमेंट होता है उसके अंदर, एक बार ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, ऊपर गया नीचे गया, फिर ऊपर गया नीचे गया, तो इसको बोलते हैं ऑस्किलेटरी मूवमेंट। ठीक है? जैसे ऑस्किलेटरी मूवमेंट ये कह सकते हैं कि मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है, तो इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कब बढ़ेगा? जब नंबर ऑफ क्लेम्स कम आएंगे, और नंबर ऑफ क्लेम्स जब ज्यादा आएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो मान लो उनका भी एक साइकिल आता है कि भाई साहब 2010 के, मतलब ये कह सकते हैं कि जैसे सर्दियों के मौसम में बूढ़े लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आ जाते हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है ना? तो जब उनका एक बार प्रॉफिट अप आया, फिर डाउन आया, फिर अप आया, फिर डाउन आया, तो उसको क्या बोलेंगे? साइक्लिक कंपोनेंट। और लास्ट वन है इरेगुलर कंपोनेंट, जिसका कोई डेटा का ट्रेंड नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे कोविड आ गया, तो कोविड में क्या हुआ? खाने पीने की आइटम की डिमांड बढ़ गई और कपड़ों की डिमांड खत्म हो गई, तो वो डेटा जब हमने कलेक्ट किया तो वो इरेगुलर मूवमेंट हो गया। टाइम सीरीज का चैप्टर शुरू किया है। टाइम सीरीज का मतलब होता है डेटा को कलेक्ट करना और उस डेटा को सीक्वेंशियली रिकॉर्ड करना। सीक्वेंशियली रिकॉर्ड करना जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मान ले मैं कन्नू के जनवरी से लेके, जनवरी नहीं, अप्रैल से लेके जून तक हम 12 टेस्ट लेते हैं, और उसमें देखते हैं कि कन्नू का पहले टेस्ट में नंबर है 10, जनवरी का पहला हफ्ता, जनवरी का दूसरा हफ्ता, तीसरा हफ्ता, चौथा हफ्ता, और उसमें जितने भी कन्नू के नंबर आते हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब उस रिकॉर्ड के ऊपर मैंने एक पूरा चार्ट बनाया और कन्नू को सामने बिठा लिया। कन्नू क्या बात हो रही है भाई साहब, ये आपके मार्क्स ऐसे क्यों आ रहे हैं? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर जो पहले हुआ पहले रिकॉर्ड किया, जो बाद में हुआ बाद में रिकॉर्ड किया, फिर अगले महीने का, फिर अगले महीने का, ऐसे करते करते जनवरी का मैंने रिकॉर्ड कर लिया, फरवरी का, जनवरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, अप्रैल का रिकॉर्ड कर लिया, मई का रिकॉर्ड कर लिया, जून का रिकॉर्ड कर लिया, 3 महीने का मैंने कन्नू के मार्क्स रिकॉर्ड कर लिए। अब किस लिए रिकॉर्ड किए जाते हैं? कोई मार्क्स रिकॉर्ड क्यों किए जाते हैं? एनी आइडिया? एमसीबी ऑन करिए। है इसीलिए रिकॉर्ड किया जाता है ना कि पता चल पाए कि बच्चे का जो प्रीवियस ट्रैक चल रहा है वो क्या चल रहा है। उसके बाद सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड किया जाता है कि बस उसका ट्रैक पता चल जाए, या उसके अंदर फिर कुछ आगे भी किया जाता है? फिर उसमें इंप्रूवमेंट की क्या क्या गुंजाइश है, कौन से सब्जेक्ट्स में तेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। अगर मान लो ट्यूशन के अंदर भी और मान लो स्कूल के अंदर भी आप लोगों के टेस्ट लेने बंद कर दिया जाए, आपका टेस्ट ही ना लिया जाए, ऐसा होता है डमी स्कूल्स के अंदर, वहां पे बच्चों का टेस्ट ही नहीं लिया जाता, वहां पे बच्चों को बस पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, साल का एंड आता है उसको बच्चे को बोर्ड के पेपर में बिठा देते हैं, रिजल्ट क्या आता है? फेल। क्यों? बच्चे को पता ही नहीं चला ना उसने किया क्या। समझ रहे हो? उसने पूरा साल में पढ़ा क्या है। तो टेस्ट लेना, टेस्ट का डेटा को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड टाइम सीरीज, उसे टाइम सीरीज कहते हैं। समझ में आ गया? डेटा को रिकॉर्ड करना इज कॉल्ड टाइम सीरीज। तो हमने अभी तक क्या सीखा इस चीज में? तो इस टाइम सीरीज के अंदर ना, ये जो आपके सामने पूरा चार्ट बना हुआ है ना, आपने बस ये सारी बातें समझनी है। तो टाइम सीरीज के अंदर 3 प्रकार के डेटा होते हैं। एक होता है टाइम सीरीज डेटा, जिसमें बस आप ईयर वाइज डेटा को कलेक्ट करते रहते हो, उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। जब उस ईयर में एक से ज्यादा डेटा को आप स्टोर करते हो, जैसे कन्नू के मार्क्स भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं स्टडी के, और कन्नू की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस भी रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ये हो गया एक से ज्यादा वेरिएबल। पहले सिर्फ एक ही वेरिएबल था, एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर एजुकेशन को रिकॉर्ड करते हैं और टाइम के हिसाब से, तो उसको बोलते हैं टाइम सीरीज डेटा। और जब एक से ज्यादा को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल डेटा। और जब टाइम भी हो और डेटा भी एक से ज्यादा हो तो उसको बोलते हैं पूल्ड सीरीज डेटा। ये एमसीक्यू के हिसाब से, एक एक नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आपको याद रखना पड़ेगा।
तो पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है, टाइम सीरीज डेटा है व्हेन डेटा ऑफ द वेरिएबल इज कलेक्टेड एट डिस्टिंक्ट टाइम इंटरवल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। क्या है मतलब, जिसमें सिर्फ टाइम इन्वॉल्व होगा, तो जिसमें टाइम इन्वॉल्व होगा उसको बोलेंगे टाइम सीरीज। ठीक है। क्रॉस सेक्शनल डेटा में क्या होगा, जब एक से ज्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। When data for one or more variable is collected at the same point in the time, एक से ज्यादा वेरिएबल का डेटा रिकॉर्ड होगा। ठीक है। और पूल डेटा क्या होगा, जब टाइम भी रिकॉर्ड होगा और डेटा भी एक से ज्यादा का होगा। तो पूल्ड व्हेन डेटा इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज, व्हेन डेटा इन ए कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम सीरीज एंड क्रॉस सेक्शनल डेटा, मतलब ये भी हो ये भी हो, ये कलेक्ट किया जाए तो उसे पूल डेटा कहते हैं। तीन बातें समझ में आ गई। पक्की वाली बात, आपको सबसे पहले टाइम सीरीज समझ में आ गया क्या। अब उसके तीन तरीके, टाइम के हिसाब से, वेरिएबल के हिसाब से, टाइम एंड वेरिएबल दोनों के हिसाब से। ठीक है। आगे फिर है यूनिवेरिएट डेटा और मल्टीवेरिएट डेटा। यूनिवेरिएट डेटा में होगा कि सिर्फ एक ही चीज को रिकॉर्ड करना है, स्टूडेंट के मार्क्स रिकॉर्ड करने हैं, 30 बच्चों के मार्क्स रिकॉर्ड करने हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। लेकिन अगर स्टूडेंट्स के बारे में और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो, उनके मार्क्स, हाइट, वेट, क्लास, तो उसको बोलते हैं मल्टीवेरिएट डेटा। इसका कुछ प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं। बढ़े आगे। फिर हाँ, वो सेम ही बात है, एक ही मतलब है उसका। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि सेक्युलर ट्रेंड और सीजनल, अब इसके अंदर क्या है कि इसके कंपोनेंट्स भी अलग अलग। अब इसके चार कंपोनेंट है, एक सेक्युलर ट्रेंड कंपोनेंट, सीजनल कंपोनेंट, साइक्लिक कंपोनेंट और इररेगुलर कंपोनेंट। इररेगुलर कंपोनेंट का मतलब जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, जो कभी भी अप और डाउन चला जाता है, जैसे सुनामी के टाइम पे किसी चीजों की डिमांड बढ़ जाए या कुछ चीजों की डिमांड घट जाए। तो दीज काइंड ऑफ फ्लक्चुएशंस आर अनअकाउंटेबल, अनप्रिडिक्टेबल और समटाइम्स कॉज्ड बाय अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस लाइक फ्लड, नेचुरल कैलामिटीज और लेबर स्ट्राइक। इनका कुछ नहीं पता होता कि कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी कम हो सकता है। ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, इररेगुलर कंपोनेंट। राइट, क्लियर हो गई वाली बात। सीजनल कंपोनेंट कैसे बोलेंगे, जो सीजन के हिसाब से अपनी डिमांड बढ़ा देता है, सीजन के हिसाब से अपनी डिमांड कम कर देता है। जैसे गर्मियों में एसी और कूलर की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, दो हो गए। तीसरा साइक्लिक कंपोनेंट का मतलब जिसकी एक साइकिल चलती है, हर साल एक साइकिल चलती है, और वो एक साल नहीं, वो 2 या 3 साल में भी हो सकता है। कि कंपनी का 2010 के अंदर प्रॉफिट है, कंपनी का 2010 में प्रॉफिट है, 2011 में प्रॉफिट है, 2012 में प्रॉफिट है 13 और 14। यहां पर प्रॉफिट है 100, 120, 130, फिर 120 और 100। साइकिल बन गई 100, 120, 130, 120, 100। फिर अगले साल जो प्रॉफिट होगा वो होगा 120, 130, फिर ऐसे, फिर उसी साइकिल में आ जाएगा। तो जो ट्रेंड साइक्लिक मूवमेंट में रहता है उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक कंपोनेंट। तीन बातें समझ में आ गई। सीजनल कंपोनेंट यानी कि सीजन के हिसाब से, साइकिल का मतलब जिसमें एक साइकिल मूव करती रहे, और इररेगुलर का मतलब इन वजह से अगर कोई भी चीज बढ़ जाए। तीसरा है सेक्युलर ट्रेंड कंपोनेंट, ये होता है स्मूथ रेगुलर लॉन्ग टर्म वेरिएशन ऑफ द सीरीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ईयर वाइज। सिंपल स्मूथ डेटा 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, कोई इसके अंदर साइकिल नहीं बन रही, कोई वेरिएशंस नहीं है ज्यादा, मतलब एक स्मूथ वेरिएशंस के साथ चल रहा है। चार कंपोनेंट समझ में आ गए, यस और नो। अब इन मेथड को हमने मेजर करना होता है। इन मेथड को मेजर करने के लिए हमारे पास मेथड है ग्राफिकल, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। चार तरीके से ये पूरा चैप्टर बस ये दो चीजें सिखाएगा, जिसमें हमें ग्राफिकल मेथड और सेमी एवरेज मेथड नहीं सीखना, हमारे कोर्स में नहीं है। ठीक है। तो यहां पर देखो अभी तक क्या समझ में आ गया, टाइम सीरीज समझ में आ गया, टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शनल डेटा, पूल सीरीज डेटा, यूनिवेरिएट डेटा, मल्टीवेरिएट डेटा, और ये चारों चीजें समझ में आ गई। ये सब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रैक्टिकल इसमें क्या चीज है, सिर्फ दो मेथड, एक मूविंग एवरेज मेथड और एक मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। बस ये दो मेथड सीखने, चैप्टर खत्म। आसान है। अब कैसे सीखने, आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें देखो, तो यहां पर क्या है कि ट्रेंड एनालिसिस होगा बाय मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में आपने सबसे पहले ये देखना है
जो आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स है वो ऑड है या इवन है? तो अभी ऑड है या इवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड है। तो आपने क्या करना है, 3 ईयर का मूविंग टोटल करना है। इन तीनों साल का टोटल बताओ क्या आएगा, यहां पर लिखना है। 5 6 7 8 5 5 10 15, 3 ईयर मूविंग टोटल हो गया। पहले साल को छोड़ दो, अब इन 3 साल का मूविंग टोटल बताओ जो यहां लिखना है। 5 5 10 2 12 और फिर 5 10 14 और 16। अब क्या होगा, नहीं क्या कर रहा हूं मैं, अब क्या होगा, ऊपर से बस 1 साल छोड़ दो, ठीक है। अभी पहले इन तीनों का था, इन तीनों का था, अब इन तीनों का होगा, अब इन तीनों का। 5 5 10 17 7 और 5 4 9 10, 10 और 3 13। समझ में आ रहा है? अब ऊपर से फिर एक छोड़ दो, फिर एक छोड़ दो तो यहां पर आएगा। अब इन तीनों का टोटल 7 5 12 4 16, 4 3 7 8 और 5 13। अब किनका होगा, अब इन तीनों का होगा। 7 4 11, 11 और 8 19, 9 5 3 8 और एक 9, 9 और 3 12। अब आगे बढ़ो, अब इन तीनों का टोटल करेंगे। 8 4 12, 12 5 17, फिर एक 5 3 8 9, 9 और 3 12, राइट है। अब इन तीनों का टोटल करेंगे, अब इन तीनों का टोटल आएगा 8 5 13, 13 और 4 17, फिर 3 3 6, 7 और 4 11। अब इन तीनों का टोटल करेंगे, लेकिन यहां पर टोटल है ही नहीं, तो अब कुछ नहीं करेंगे, यही हमारा आंसर। कहां पर बेटा, यहां पर 7 आएगा। हाँ जी, समझ में आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं, हम ट्रेंड निकाल रहे हैं। कौन सा ट्रेंड निकाल रहे हैं, बाय मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, जब ये ऑड हो। क्लियर है यहां तक? अब आपने क्या करना है, इसकी 3 ईयर मूविंग एवरेज बतानी है। ये तो हो गया 3 ईयर एवरेज, 3 ईयर मूविंग टोटल। अब इसकी एवरेज बतानी है, तो इसकी एवरेज बताने के लिए आपको क्या करना है, 158 को 3 से डिवाइड करना है। तो 158 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर मिलेगा, 52.6। तो दिस इज 52.67। 162 को 3 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा, 162 डिवाइड बाई 3, 54 आएगा। ऐसे ही 137 को डिवाइड बाई 3, 45.7 आएगा। 136 डिवाइड बाई 3, 45.3 आएगा। 129 डिवाइड बाई 3, 43 आएगा। 127 डिवाइड बाई 3, 42.3 आएगा। 117 डिवाइड बाई 3, 39 आएगा। बस हो गया, ये आपका ट्रेंड है, ये आपका ट्रेंड है। क्लियर? बस यही करता है आसान। आगे जा रहा हूं, अगला क्वेश्चन वही है, आगे समझ में। अब अगला क्वेश्चन देखो, अब इसमें क्या लिखा है। अच्छा हाँ, अब मान लो इसका कोई मूविंग एवरेज ट्रेंड लाइन बनानी हो, तो पहले क्या था, 2010 में 51 है, तो 2010 में 51, तो 2000, अच्छा मैंने ईयर इसके अंदर गलत ले रखा है भाई, 10 से लेकर 19 तक कर रहा हूं, ईयर गलत है यहाँ पे, 10 से 19 करना है। 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ये ट्रेंड इसलिए निकाल रहे हैं कि हमें पता चले। ये तो आपका हो गया, देखो ये आपका क्या हो गया, मूविंग नहीं, ये जो आपका ये वाला जो ट्रेंड हो गया, ये सिर्फ 1 साल के हिसाब से हो गया। जैसे कि मैं किसी बच्चे की इंटेलिजेंस सिर्फ एक टेस्ट पे जज कर दूं, एक टेस्ट लिया मैंने और आपके 100 में से नंबर आ गए 50,
मैंने आपको जज कर दिया, मैंने आपके पेरेंट्स को बुलाया और बोला जी कन्नू के तो 50 नंबर आए हैं 100 में से, ये बच्चा 50% वाला है, लेकिन हो सकता है उस टेस्ट में वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया हो, तो उसको थोड़ा और एक्यूरेट जानने के लिए अब मैंने क्या किया, उसके 10 टेस्ट निकाले पिछले, अब मैं इसमें ना कन्नू के मार्क्स नहीं रिकॉर्ड हो पा रहे, चलो अब मैंने क्या किया, कन्नू के 3 टेस्ट लिए और कन्नू के 3 टेस्ट की एवरेज निकाली। अब एक में 50 लाया, एक में 60 लाया, एक में 70 लाया, अब इसकी एवरेज 60 हो गई, मतलब बच्चा 60 वाला है, लेकिन मैंने एक टेस्ट पे उसे जज कर रहा था, तो अब इस मैंने क्या किया, 3 टेस्ट पे जज किया, तो अब ट्रेंड जो है ये ज्यादा एक्यूरेट है, वो पहले वाला थोड़ा कम एक्यूरेट था। समझ गए मेरी बात? तो यहां पर जो सेल हो रही है वो ये ईयर वाइज हो गई, 51, 52, 55, 45, और ये जो सेल की हमने एवरेज निकाली है 2011 की जो सेल निकाली है 52, इसमें क्या किया गया, पिछले साल और अगले साल की सेल को ऐड करके उसकी एवरेज निकाली गई, तो हम इसको 52 से ज्यादा एक्यूरेट मानेंगे 52.67। ऐसे ही 2015 में जो 54 हुई है, 54 देखो 54 हुई है ना, अब पिछले साल क्या था 37, अगले साल क्या 38, मतलब ये बाई चांस हो गई, बाई चांस यहां पर बढ़ी गई है, तो ये इसको एक्यूरेट नहीं माना जाएगा, तो इन तीनों की एवरेज निकाली जाएगी, जब तीनों की एवरेज निकाली तो वो आ रही है 43, और एक्यूरेसी के पास जाने के लिए ये निकाला जाता है। ठीक है, आगे चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब इसको बाद में देखो, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर क्या करते हैं, जैसे 4 ईयर का, यहां पर ईयर काउंट करो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे यार एक इसमें पूरा नहीं आया, एक अगले में चला गया, 2020 और 130, 2020 और 130। चलो अब इसमें देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए, इवन हो गए। जब ऑड होंगे तो 3 ईयर की एवरेज निकाली जाती है, और जब इवन होगा तो 4। आपने क्या करना है, 4 ईयर मूविंग टोटल, इन चारों का मूविंग टोटल यहां पे दिखाना है। बताओ क्या आएगा, 0 3 और 1 4 5 6 1 2 3 4 460। क्लियर है? अब ऐसे ही अगले 4, एक को छोड़ दो, यहां पे दिखाओ, यहां पे बताओ इनका टोटल बताना है, 4 5 6 7 8 9 10, और 1 2 3 4 5। चेक करना, कोई गलती हो तो मुझे बताना। अब ऊपर वाले 2 को छोड़ दो, अब यहां पर आ जाओ। जब ये वाला डेटा बनाओगे ना कॉपी में, तो एक एक लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको। पिछले वाले डेटा में क्या था, देखो छोड़ा नहीं था मैंने, यहां पर 2010 के नीचे सीधा 11 है ना। जब इवन डेटा होगा तो आपको एक एक लाइन ऐसे छोड़नी पड़ेगी, इसको ब्लैंक करना पड़ेगा ताकि आपका डेटा यहां पर फिक्स हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़े। 4 4 4 4, ये देखो, ये पहले 4 का डेटा यहां पर आ गया। नहीं गिवन नहीं हो, गिवन होगा तो कर लियो, लेकिन नहीं होगा तो अपने इस हिसाब से करना, 3 ईयर 4 ईयर। अगर वो बोले कितने ईयर का बनाओ तो उतने ईयर का बना देना। ठीक है, तो 460 हो गया। अब इन चारों का टोटल क्लियर करके यहां पर आ गया। ठीक है जी, हाँ या ना? फिर अगला कौन सा करना है, अब इन चारों को टोटल करना है। करो, कितना आया, 6 4 10 11, 6 4 10 11 12 13 14, फिर 1 2 3 4 और एक 5, 540 हो गया। राइट है? आगे करो, इन चारों का करो टोटल, 8 और 6 14, 14 4 18, 18 और 1 19, फिर 1 2 3 4 5 हो गया। फिर इन चारों को टोटल करना है आपने, क्या आएगा, 0 6 4 10 18 5 23 2 3 4 5 6 600, दरवाजा बंद कर दे बेटा, 630। अब कौन सा रह गया, अब इन चारों को टोटल करना है। ठीक है, ये आ गया 0 8 6 14 5 19, और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इन चारों को टोटल करना है, बट अच्छा हाँ है तो सही, एक और 0 8 5 13 3 16, 16 में 6 0, और 1 2 3 4 5 6 1 2 2 3 4 5 6 660। ठीक है जी, क्या निकाला है मैंने, 4 ईयर मूविंग टोटल निकाला है।
अब ये 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या आएगी, 4 ईयर मूविंग एवरेज क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, 460 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 460 डिवाइड बाय 4 कितना आ रहा है, 460 डिवाइड बाय 4। तो लेट क्यों है पहले ये बताइए, तो आज नहीं बताएगा। 500 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया, 125 हो गया। फिर 540 डिवाइड बाय 4 135 हो गया। फिर 590 डिवाइड बाय 4 147.5 हो गया। 630 डिवाइड बाय 4 157.5 हो गया। 690 डिवाइड बाय 4 172.5 हो गया। और 660 डिवाइड बाय 4 165 हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, यहां पर अब आपको सेंटर्ड का टोटल निकालना है, इन दोनों का टोटल करके यहां पे लिखना है। ठीक है, अब इन दोनों को टोटल करके आपको यहां पे लिखना है। 5 और 5 कितने हो गए, 10। फिर 2 और 1 3 4 140 हो गया। अब इसका एवरेज करना है, आंसर आया 70। भाई साहब अब आपका आंसर आया 2012 का 70 आया, दिस इज कॉल्ड मूविंग एवरेज। ऐसे यहां पर 1 क्या आ गया ये, हाँ। अब इन दोनों का टोटल करके यहां पे लिखना है। 5 और 5 10, 3 4 5 6 और 2, और फिर इसकी एवरेज कितनी आएगी 130। ये कुछ गलत लग रहा है मुझे। 5 5 10, 2 3 4 240, 240 का आधा कितना होगा 120 होगा। ठीक है बच्चों, चलो अब इन दोनों का टोटल करके यहां पे लिखना है। इन दोनों का टोटल 7 और 3 10, 4 5 6 1 7 और 5 क्या कर रहा हूं मैं, दोबारा से 7 और 5 12, 4 3 7 और 1 8, और ये आ गया 282.5। ठीक है, अब इसके मूविंग एवरेज 2 से डिवाइड करो इसको, 282 का आधा 282 डिवाइड बाय 282.5 डिवाइड बाय 2 141.25। इन दोनों को टोटल करो, 147.5 प्लस 157.5, 305 डिवाइड बाय 2 305, तो दिस इज इक्वल टू 305, और इसकी मूविंग एवरेज होगी 152.5। ठीक है, चलो ऐसे अब इन दोनों को टोटल करो, 157.5 प्लस 172.5, 330 आ गया। अब इसको 2 से डिवाइड करो, 165 आ गया। अब ऐसे ही इन दोनों का टोटल करो, 172.5 प्लस 165, 337.5 आ गया, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, 168.75 आ गया। अब चेक कर लो डेटा। अब 2012 का डेटा उसने बता रखा है 130, बट हमारी कैलकुलेशन कहती है वो 120 है। ऐसे यहाँ पर 2013 का 110 है, हमारी कैलकुलेशन कहती है 130 है। ये हमारा ट्रेंड है, राइट। हो गया याद, कर लोगे। वैसे तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बड़ी बकवास सी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, सिर्फ तुम लोगों को भेज दूंगा अगर तुम्हें कुछ मिस हो जाए तो। है नहीं, वो नहीं निकलेंगे, उसके लिए 4 साल चाहिए ना। ऊपर के 2 नहीं निकलेंगे, नीचे के 2 नहीं निकलेंगे। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ऊपर का 1 नहीं था, नीचे का 1 नहीं था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, हमने कौन सा मेथड सीखा, ये इसे बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड। क्लियर, बस खत्म हो गया। अब अगला क्या है, अगला है लीस्ट स्क्वायर।
तो हमारा अगला मेथड है कंप्यूटेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय यूजिंग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, सामने देखो। अब इसमें भी ईयर दे रखा है, इंडेक्स नंबर दे रखा है। आपको ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। हमने ये हमारा क्या था, ये क्या था, ये ट्रेंड वैल्यू है, बट मूविंग एवरेज मेथड से ये ट्रेंड वैल्यू, ठीक है। हमें इसमें भी ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। अब इसमें ट्रेंड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ठीक है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, मतलब y होती है ट्रेंड वैल्यू, और जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी स्मॉल एक्स, नहीं सॉरी बड़ा एक्स, गलती से ए प्लस बी एक्स। अब स्मॉल और छोटे और बड़े में बताता हूं क्या फर्क है। ए प्लस बी एक्स आपको बताना है। अब ए, बी और एक्स, आपको इसकी तीन चीजों की कैलकुलेशन करनी है, तो आपको ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। अब ए क्या चीज है, ये है ए, कि y का टोटल करके n से डिवाइड कर दो। तो पहले मैं y का टोटल कर रहा हूं, 0 सिग्मा ऑफ y, 0 सॉरी 5, दिस इज इक्वल टू 5, फिर 3 4 5, 5 4 9 10 11 11 और 13, 11 13 24, फिर बचा 2, 4 5 6 7 8 9 10, 1045। तो 1045 को अगर हम n यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करें, 1045 को 7 से डिवाइड करना है, 1045 डिवाइड बाय 7, तो आंसर आता है 149.28। तो 149.28 ए मिल गया, ठीक है, मिल गया ए। अब हाँ जी, अब बी निकालना है। तो बी का क्या फॉर्मूला है, बी का फॉर्मूला है एक्स वाई का टोटल। बट ये जो एक्स है ना, बड़ा वाला एक्स है, ये छोटा एक्स है। तो बड़ा एक्स कैसे निकलेगा कि आपने एक्स में से ए को माइनस करना है। ए क्या, इसके बीच वाली वैल्यू, बीच वाली वैल्यू क्या है, 2013 समझ गए। तो 2013 को माइनस करना है, तो आपको बड़ा एक्स मिलेगा, ये छोटा एक्स है। तो 2010 में से 2013 के क्या बचेगा, माइनस का 3, क्या बचेगा, -2 -1 0 1 2 3, इजी। बड़ा एक्स मिल गया। बड़े एक्स का स्क्वायर करना है, 9 4 1 0 1 4 9। एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई, 120 को 3 से किया, माइनस का 360, कितना आएगा, -260, बोलो कितना आएगा, माइनस का 145, ये 0 हो गया, 150 हो गया, 360 हो गया, और ये 600 हो गया। अब ये 360 से 360 कट गया, छोड़ दो उसे। 600 में 150 जोड़ा, ये आ गया 750, और इन दोनों को प्लस कर लो, 5 6 और 4 10, 2 और 3 4। अब इसे माइनस कर लो, 10 में से 5 गए, 5 आ गया, यहां पर 4 आ गया, और 7 में 4 गए, 3 आ गया, 345 आ गया प्लस का, 345। दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एक्स वाई। क्लियर है, हाँ या ना। अब क्या करना था, सिग्मा ऑफ एक्स वाई को यानी कि 345 को आपने डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर के टोटल से। ये रहा एक्स स्क्वायर, सिग्मा ऑफ एक्स स्क्वायर, 9 4 13, 13 और 1 14, 28 हो गया। अब इसको 28 से डिवाइड कर दो, तो 345 को 28 से डिवाइड कर दो, 345 डिवाइड बाय 28, ये आ गया 12.32। तो दिस इज 12.32। क्या हमको बी मिल गया, ए मिल गया, बी मिल गया। अब मेरे को ट्रेंड वैल्यू निकालनी है। फॉर्मूला है ए, लिखो पहले, ए है, ए क्या है, 149.28, प्लस बी लिखो, बी है 12.32, फिर एक्स लिखो, एक्स यानी कि दिस वन -3, और फिर इसे सॉल्व कर दो। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। तो 12.32 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 36.96 आ गया माइनस का, और 149.28 है प्लस का, तो -149.28, तो सर आया 112, प्लस का आएगा लेकिन ये है ना 112.32, बस
ऐसे अब आपको सारे निकालने हैं। समझ में आ गया? ए निकालना है, बी निकालना है, एक्स ये रहा। अब आपको एक और निकाल के दिखाता हूं, मैं जीरो वाला निकाल के दिखाता हूं। इसका फॉर्मूला है, पहले ए लिखो। ए क्या है? 149.28, 149.28, 149.28, 149.28, 149.28, सब में यही आता रहेगा। ठीक है, आ गया जी। प्लस बी आएगा 12.32, 12.32, 12.32, 12.32, ऐसी 12.32। ठीक है जी। यहां पर x आएगा -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसका ट्रेंड आएगा। इजी। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। क्या बना लेते हैं? ट्रेंड लाइन मतलब ग्राफ पे तो कह रही है? नहीं नहीं, कोई नहीं करनी है उसकी, वो मैंने ऐसी बता दी थी। बनानी हो तो देख कैसे बनती है, बता देख। मैं बता रहा हूं। यहां पर 2010 में 51 लोन अमाउंट है, तो 2010 में आप जाओगे, इसको 20 कर देते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120। अब डेटा याद रखो अपना। 2010 में 51, 52, 55, 45। अच्छा, 51, 52, 55, 45 इतना था? अरे यार, मैंने ध्यान नहीं दिया। डेटा को उसी हिसाब से बनाना जिस हिसाब से आपका ग्राफ थोड़ा दिखने में अच्छा बने। डेटा है आपका मिनिमम, देखो मिनिमम कौन सा है? मिनिमम 37 है, मैक्सिमम कितना है? 55 है। 37 से 55 है, 35 तो मतलब चलो 30 से 50 के बीच में है, तो थोड़ा फिर तो सही है जो बना हुआ है, इसी पे कर लेते हैं। अब इसी हिसाब से बना लेते हैं। अब अगला डेटा 51, 52, 50, 51, 52, 55, 45। तो 51, 52, 55, 45 ईयर वाइज। ठीक है, जैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं सिंपल सा। और 37, 54, 38, 37, 54, ऐसे तुक्के से बना रहा हूं, मतलब मैं रफली बना रहा हूं मैं। ठीक है, पॉइंट प्लॉट करते रहो। और 35, 44, 35 एंड 44, और फिर उसको ज्वाइन कर दो, तो ये आपकी ट्रेंड लाइन हो गई बस। ठीक है, ये आपको कौन सा ट्रेंड लाइन है? ओरिजिनल ट्रेंड लाइन है। और अगर मूविंग एवरेज से निकाले तो इनको प्लॉट कर देना। चले आगे बढ़े। अब लास्ट क्वेश्चन देख लो बस इस पूरे चैप्टर का। अब इसमें क्या था? इस वाले में, इसमें जो डेटा था वो क्या था? अरे कहाँ मूव कर रहा है? इसमें डेटा क्या था? कितना था डेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 था, यानी कि इसमें डेटा जो ऑड था। लेकिन अगर इवन आ जाए, इसमें जो n थे वो ऑड थे। लेकिन अगर अब यही इवन आ जाए तो क्या करना है? अब देखो इवन है या ऑड है? इवन है ना? तो अब इसमें क्या करना है? इसमें बस एक ही तरीका है, थोड़ा सा अलग। जैसे आप इसके बीच वाली दो वैल्यूज निकाल लो। बीच वाली वैल्यूज 2013 और 14 आएगी ना? 2013 और 14, तो 2013 और 14 के बीच वाली वैल्यू क्या हुई? 2013.5। 2013 और 14 की एवरेज निकाल लो, तो 2013 प्लस 2014, और इसकी एवरेज निकाला तो वो आ जाएगा 2013.5। क्लियर? तो अब आपने क्या करना है? इसको निकालने के लिए x में से 2010 में से 2013.5 को माइनस करना है। क्या आएगा? 2010 में से 2013.5 को माइनस करना है। क्या आएगा? माइनस का 3.5 आएगा। और इस पॉइंट को हटाने के लिए अब आपने इसको 0.5 से डिवाइड करना है। 3.5 को 0.5 से डिवाइड करना है। तो कैसे डिवाइड होगा? ये 3.5 है ना,
इस 0.5 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाबा। तो आपने क्या करना है, x निकालने के लिए x माइनस a मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ताकि पॉइंट वाली चीज हट जाए और आपका थोड़ा इजी कैलकुलेशन हो जाए। तो 2010 में से 2013.5 गया, यहां पर a है वो क्या होगा, 2013.5 होगा, हाँ या ना। तो 10 में से 13.5 गया, क्या बचेगा, माइनस का 3.5। अब उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा, -7। 2011 में से 13 गया, 2.5 आएगा, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -5। 2012 में से 13.5 गया, 1.5 बचेगा माइनस का, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -3। क्या बचेगा, 2013 में से उसे माइनस करो, 0.5, 0.5 का डबल कर दो, -1, राइट। अब ऐसे क्या बन जाएगा, 3 नहीं 2014, 3 नहीं बनेगा, 1 ही बनेगा, ये भी है ना। तो ये भी बनेगा 1, फिर बनेगा 3, फिर बनेगा 5, फिर बनेगा 7। पद सही किया कि नहीं किया, 17 में से 13.5 गया, क्या बचेगा, 3.5। 17 में से 13.5 गया, 3.5, 3.5 का डबल किया 7, बाकी वही मैथड है, बस इतना ही चेंजेस था। अब इसमें x स्क्वायर निकालोगे, क्या आएगा, 49, 25, 9, 1, 1, 9, 25 और 49। क्लियर, वही एक्स वाई निकालना है, वही ट्रेंड निकालना है। तो टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज, टैबुलेट द ट्रेंड वैल्यूज का मतलब होता है ट्रेंड वैल्यू की टेबल बनाओ। बन गई ट्रेंड वैल्यू की टेबल, बन जाएगी। फिर कहता है फाइंड द बेस्ट फिट फॉर द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। तो वो ये इक्वेशन होती है जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जो हमारी पिछली इक्वेशन में बनी थी ना, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, जिसमें हम y लिखते हैं, फिर a की जगह लिखते हैं दिस वन 149.28, प्लस में b की जगह लिखते हैं दिस वन 12.32 और फिर x। इसको बोलते हैं ट्रेंड लाइन, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, जिसमें y और कहां गया, जिसमें y और x की वैल्यू नहीं होती, a और b की वैल्यू हमें पता चल जाती है। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में आपको a की वैल्यू डाल देनी है, b की वैल्यू डाल देनी है, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेट लाइन, ट्रेंड लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तीसरा, अब वो कहता है कंप्यूट एक्सपेक्टेड सेल ट्रेंड ऑफ द ईयर 2002। तो बताओ 2018 कह रहे, बताओ 2018 में कितनी सेल होगी इसके अकॉर्डिंगली। तो अब इसमें जो मैंने लाइन बना रखी है, ये मैंने लाइन बना रखी है, अब मेरे से बोले कि बताओ 2017 में कितनी सेल होगी, 2017 में कितनी सेल होगी। तो मेरे को 2017 का अगर x पता लग गया, मैं यहां पे डाल दूंगा 2017 का x क्या है। तो यहां पर है 2016, 17 को क्या आएगा, यहां पे 4 आएगा, यस और नो, बस 4 डाल दो वहां पे, समझ गए मेरी बात। तो 140 हमने यहां का ट्रेंड वैल्यू कैसे निकाला, 149.28 और 12.32 सब कुछ सेम है, इसकी वजह से वैल्यू बदल रही है ना बस। और ये क्या है, ये तो x है, तो मुझे किसी भी साल का x बता दो क्या है, तो हम उस साल की सेल बता देंगे, y बता देंगे हम उस साल का, आया ना, राइट है। तो इसमें उसने बोला कि कंप्यूटेड एक्सपेक्टेड सेल ट्रेंड ऑफ द ईयर 2018 बताओ। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स हमारा आंसर होता है। तो y ही बताना है मेरे को, y मतलब सेल बतानी है। a की वैल्यू आप निकाल लोगे, वो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, b की वैल्यू निकाल लोगे, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे, x की जगह क्या रखोगे, बताना x की जगह क्या रखोगे, 2018 है, तो 2018 में से 2013.5 गया, क्या बचेगा, 4.5। तो 4.5 का जो डबल होगा वो 9 होगा, 8 थोड़ी ना होगा, 9 रखोगे आप यहाँ पे, 9 रखोगे, और a और b की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रखोगे। तो इस प्रकार कैलकुलेट करने पर जो सेल आएगी वो 2018 की सेल आ जाएगी। क्लियर, तो दिस इज ट्रेंड सीरीज, दैट्स इट। असाइनमेंट मैंने आपको भेजा है, पूरा शुरू कर दो, खत्म भी करना है।